औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग पर बात करेंगे। शाम के मसले पर भी बातचीत होगी और हदीस का बयान किया जाएगा। इसके अलावा ताइवान के मसले पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान शदीद जंग जारी है। जंग को करीबन एक हफ़्ता गुजरने वाला है। दुनिया के बेशतर ममालिक इस जंग में जो हैं फ़रीक़ैन बन चुके हैं और दूसरी तरफ वो कोशिशें भी कर रहे हैं कि जंग का ख़ात्मा हो सके, अपीलें कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि वो इस जंग के भड़काव का सबब भी बन रहे हैं। तुर्की, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने अपील की है कि इस जंग को रोका जाए, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। फ्रांस ने इल्ज़ाम आयद किया तुर्की पर कि वो इस जंग के भड़काव का सबब बन रहा है, मुश्तिल अंगेज़ बयानात दे रहा है और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त रूस के पादरी अपील कर रहे हैं कि रूस के लोग अपने आर्मीनिया ईसाई भाइयों की मदद के लिए जाएं और लड़ें। रूस के पादरियों ने ये एक बड़ी शदीद अपील की है रूसी लोगों से। तो अब देखना ये होगा कि इस अपील का रूसी लोगों पर क्या असर पड़ता है। इधर पाकिस्तान से एक बड़ी अहम खुशखबरी हमें मिलती है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इस सिलसिले में बड़ा क्लियर स्टांस अपनाया और आज़रबाईजानी भाइयों की मदद के लिए कहा गया। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ जिसमें आर्मीनिया से मुतालबा भी किया गया है कि वो इस वक्त फौरी जंगबंदी करे और अपनी जो जहरियत है जो आज़रबाईजान के वो ख़िलाफ़ वो कर रहा है उसको रोका जा सके। तो बहरहाल देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, क्या हो रहा है। दोनों तरफ से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि जो सीरियन फ़ाइटर्स हैं या जो सीरियाई लोग हैं वो शिरकत कर रहे हैं आर्मीनिया की तरफ से भी और आज़रबाईजान की तरफ से भी। आज़रबाईजान ने इल्ज़ाम आयद किया कि आर्मीनियाई लोग जो इस वक्त सीरिया में आबाद हैं, हम थोड़ी सी देर में उसका तारीख़ी पस मंज़र भी बयान करते हैं, वहाँ से वो लोग लड़ने के लिए पहुँचे हैं। इधर इदलिब के इलाके से करीबन 5000 लोगों का कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर आज़रबाईजान की मदद के लिए पहुँचे हैं और लड़ रहे हैं, जो कि एक आज़मूदा कार सिपाही भी हैं और ये तुर्की फ़ौज के साथ जो है वो शाम की लड़ाई में हिस्सा ले चुके हैं बशर अल असद के ख़िलाफ़। इधर आर्मीनिया ने इल्ज़ाम भी आयद किया कि तुर्की ने उसका एक Su-25 जहाज़ मार गिराया है, गो के तुर्की ने इसकी तरदीद की है और आज़रबाईजान ने भी इसका कहा है कि ये एक झूठा इल्ज़ाम है। आइए अगर देखें नक्शे में, इदलिब ये शाम के इलाके में वाक़ है, शुमाली शाम के इलाके में। अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा करके बताएं तो ये जो है वो ईस्टर्न मेडिटेरियन का जो एक इलाका जो तुर्की की सरहद के साथ जा मिलता है उसके करीब वाक़ है। तुर्की और शाम की सरहद के करीब ये इलाका है। यहाँ से कहा जा रहा है कि चूँकि ये शामी बागियों का गढ़ बन चुका था अभी पिछले दिनों और इस वक्त भी उनके कब्ज़े में है, तो इसलिए यहाँ से जो तुर्की के फ़ौजों की मदद के लिए शामी जो लोगों का जाना है वो बहुत आसान बन जाता है। अगर हम तारीख़ के हवाले से बात करें तो आर्मीनियन जेनोसाइड इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें जब उस्मानी सलातीन ने आर्मीनियाई लोगों की बगावत को फ़रोग़ करने के लिए बड़े पैमाने पर फ़ौजें भेजी थी और वहाँ पर कत्लेआम किया गया था। बहरहाल इस सिलसिले में तारीख़ में बड़े मुतनाज़ा वाक़यात नकल किए जाते हैं। 1915 से लेकर 1923 तक ये वाक़यात होते रहे और काफ़ी सारे लोगों का खून भी बहाया गया, लेकिन बहरहाल आर्मीनियाई लोगों को वहाँ से निकाल कर सीरिया के इलाके में आबाद किया गया था, ख़ुसूसी तौर पर शुमाली इलाके में भी, लेकिन हलब के इर्द गिर्द भी। और यही वो वजह थी कि इन लोगों ने फिर बाद में बनु कलब, जिसका ताल्लुक़ बशर अल असद और हाफिज़ उल असद से बताया जाता है, आइए हम थोड़ा सा इसके मुतालिक आपको बताते भी हैं, इनकी मदद की थी। ये लोग बुनियादी तौर पर सल्तनत उस्मानिया के शदीद मुखालिफ समझे जाते थे। हम यहाँ बात कर रहे हैं बनु कलब की।
जिससे हाफिजुल असद का ताल्लुक़ है, ये लोग उनके ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ भी लड़ते रहे और फिर बाद में इन्होंने अपनी एक शाम में हुकूमत भी कायम कर ली थी। तो बहरहाल इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आइए देखते हैं कि क्या लिखा है। अगर हम पढ़ें मुस्तदरिकुल हाकिम छठी जिल्द हदीस नंबर 8328, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुकन और मुकाम इब्राहीम के दरमियान मेरे एक उम्मती की बैत की जाएगी और बैत करने वालों की तादाद बदरी सहाबा के बराबर होगी। इसके पास इराक़ के चीदा चीदा लोग और शाम के अब्दाल आएंगे और इनके पास शाम का एक लश्कर आएगा। जब ये लश्कर मक्का की हमवार ज़मीन में होगा तो इनको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। फिर एक कुरैशी आदमी इनकी जानिब आएगा, इसके ननियाल कबीला कल्ब से होंगे। यहाँ पर वाज़े रहे कि यजीद के ननियाल भी कबीला कल्ब से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए सुफियानी और यजीद के दरमियान हमने अपनी पिछली वीडियो में सिमिलैरिटीज़ को, रिलेशंस को ड्रॉ किया है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अल्लाह इसके हाथ पर इनको शिकस्त देगा और कहा जाएगा कि इस मौके पर वो शख्स खसारा उठाने वाला होगा जो कबीला कल्ब के माले गनीमत से महरूम रहा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जब इन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जाए और इनको शिकस्त दे दी जाए तो इनके माले गनीमत में ज़रूर हिस्सा लो। अब आगे जाकर इनकी औरतों के मुतालिक भी एक हदीस मिलती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरफ़ूअन रिवायत करते हैं कि महरूम वो शख्स है जो कल्ब के माले गनीमत से महरूम रहा, अगरचे एक रस्सी ही हो, और इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, दमिश्क के रास्ते में इनकी औरतों की बैत ली जाएगी, हत्ता कि इनकी पिंडली पर लगे हुए ज़ख़म की बिना पर बाज़ औरतों को वापस भेज दिया जाएगा। यानी इतनी कसीर तादाद में ये औरतें इनकी मिलेंगी मुसलमानों को कि अगर किसी औरत की पिंडली पर ज़ख़म भी लगा हुआ होगा तो उसको भी वापस कर दिया जाएगा। तो लग ये रहा है कि सूरत हाल की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। ये लड़ाई यकीनी तौर पर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में होगी, शदीद लड़ाई होगी और इसके बाद फिर दज्जाल का खुरूज होगा। तो बहरहाल इस सिलसिले में हमने पिछले अपनी वीडियोस में हदीस भी आप लोगों को पढ़कर सुनाई हैं। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्या होने जा रहा है, किस तरीके से फिर सूरत हाल तब्दील होती है। अगर इस बात को देखा जाए तो इस वक्त दोनों तरफ से शदीद कशीदगी, शदीद लड़ाई की इतलात मिल रही हैं। करीबन 1000 के करीब लोगों के मारे जाने की इतलात हैं। कई टैंक्स तबाह हो चुके हैं, ड्रोन तैयारे तबाह हो चुके हैं और दोनों तरफ के जो ममालिक हैं यानी अज़रबैजान और आर्मीनिया ये कह रहे हैं कि हमने अपने दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाया है। अब आइए बात करते हैं थोड़ी सी ताइवान पर। इस वक्त ताइवान के कानूनदान जो उनकी बरसर इक़्तिदार पार्टी है DPP, उसके कानूनदान इस वक्त एक लॉ पास करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके मुतालिक ये बात कही जा रही है कि इसमें ये ताइवान की आज़ादी का ऐलान होगा और ताइवान जो है वो फिर ये बात कहेगा कि वो एक ख़ुद मुख्तार रियासत जिसका नाम ताइवान है उसका क़याम अमल पजीर हो रहा है। अगर ये बात याद रखी जाए कि ताइवान अभी भी अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है और मेन लैंड चाइना से अपना ताल्लुक़ एक लिहाज से जोड़ता भी है। कुछ बहुत सारे ताइवान के पॉलिटिशियंस इस बात के हक़ में हैं कि वन चाइना पॉलिसी अपनाई जाए, रीयूनिफिकेशन कर दी जाए, लेकिन अब ये लग रहा है कि इस बरसर इक़्तिदार पार्टी के लोग अमेरिका के साथ मिलकर ताइवान की आज़ादी का ऐलान करने वाले हैं। इधर अमेरिका अपने आने वाले इलेक्शंस की डिबेट्स में मसरूफ़ है और पहली डिबेट के बाद लग रहा है कि बहुत ही क्योटिक सिचुएशन नमूदार हो रही है। बहुत ज़्यादा इंतशार की कैफियत है अमेरिका में। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नस्ल परस्त ग्रुपों की मज़म्मत करने से इनकार किया इस डिबेट में, इस बहस में, इस मुबाहिसे में। लग ही रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की जो बढ़ती हुई खाना जंगी है वो एक बड़ी खाना जंगी की सूरत इख्तियार करती जा रही है। इस ज़मीन में अगर देखा जाए तो ताइवान और अमेरिका ने एक मुआहिदा भी किया है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंडो पैसिफिक के इलाके में मज़बूत किया जाएगा, बहरुल काहिल के इलाके में मज़बूत किया जाएगा। ख़ास तौर पर वो जो गरीब ममालिक हैं उनकी मदद की जाएगी और साथ ही साथ ये बात भी कही गई है कि लैटिन अमेरिका के इलाकों ख़ास तौर पर बेलीज़ और दीगर मैक्सिको के इलाकों में अमेरिका और ताइवान एक दूसरे की मदद करेंगे। ये बात याद रहे कि ताइवान एक अमीर मुल्क है
और इसकी इकॉनमी शानदार अंदाज से तरीके से जो है वो बूम भी कर रही है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ताइवान ने कोविड-19 के मसले पर शानदार तरीके से काबू पाया है और इस इलाके में अब करीबन इस वबा का ख़ात्मा हो चुका है, जबकि यूरोप और अमेरिका के ममालिक जो हैं वो इस वक्त शदीद जो है वो बहरान का शिकार हैं इस वबा की वजह से। अब देखना ही है कि ताइवान के मसले पर चाइना किस तरीके से एक्ट करता है। अगर आज़ादी का ऐलान होता है तो यकीनी तौर पर ताइवान के पर चाइना की तरफ से एक बड़ा हमला होगा। इधर वॉइस ऑफ अमेरिका ने धमकी भी दी है कि अगर चाइना के जहाज़ ताइवान पर परवाज़ें इसी तरीके से करते रहे तो इससे नुकसान होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो इसको एक धमकी के तौर पर ही लिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका शदीद खलफिशार का शिकार हो चुका है, इंतशार का शिकार हो चुका है और बाएं बाजू और दाएं बाजू की शदीद तकसीम अमेरिका में नज़र आ रही है, जो कि एक बड़ी लड़ाई का सबब भी बन सकती है। क्या सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ताइवान की मदद को अमेरिका आएगा? इस वक्त ताइवान में एक पोल भी जाहिर किया गया है जिसमें 64% लोगों ने ये कहा है कि अमेरिका ज़रूर मदद को आएगा। बहुत सारे ताइवानी लोगों को ये उम्मीद है कि जंग होने वाली है और अमेरिका उनकी मदद को ज़रूर आएगा, लेकिन अब देखते हैं कि अमेरिका क्या वाक़यातन ऐसा कर भी सकता है। क्या उसका बहरी बेड़ा जो इस वक्त गुआम के पानियों में घूम रहा है, वहाँ से B-1 बॉम्बर्स और दीगर जो दूसरे जहाज़ हैं वो उसकी मदद को पहुँचेंगे जब एक बड़ा हमला किया जाएगा। इस वक्त चाइना शदीद गुस्से की हालत में नज़र आ रहा है और लग ये रहा है कि हमला होने वाला है। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। हम वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से आप लोगों को खबरें देते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।